मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत से बच्चे इंग्लिश से भागने की कोशिश करते हैं या डरते हैं उससे। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज कक्षा 10 और 12 के सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, कुछ बेसिक चीजें जानने की कोशिश किया है। तो आइए इसकी आज हम लोग देखते हैं, जानते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इंग्लिश को जो लोग कहते हैं सब्जेक्ट, कहते हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। तो ये आप ये मान के चलिए कि जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट ही नहीं है। इंग्लिश को अगर हम लैंग्वेज कहें तो ज्यादा सही है। इंग्लिश को लैंग्वेज मानकर चलते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह है। इंग्लिश को हम लैंग्वेज कह लेते हैं, ये एक लैंग्वेज है। और क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिक चीजें कुछ समझने की बहुत जरूरत है, बहुत चीजें जाननी पड़ती हैं। अगर बेसिक ही नहीं आता तो बिल्कुल आप आगे कुछ नहीं। अगर आपको चलना नहीं आता, किसी विद्वान ने कहा है कि जिस व्यक्ति को चलना ही नहीं आता हो तो दौड़ कैसे सकता है। सबसे पहले जरूरी है उसे चलना आना चाहिए। यहाँ तक कि उससे भी पहले आप मान लीजिए कि पैरों पे खड़े होना, सीधे बेस हम समझते हैं। कुछ चीजें आगे देखते हैं। जैसे इंग्लिश में पहली चीज तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश का और सेकेंड पेपर जो कंबाइंड पेपर होता है जिसका यूपी बोर्ड में, तो उसमें है क्या, जैसे हम ग्रामर लेते हैं इंग्लिश में, ग्रामर। तो इस पर ग्रामर पे हम लोग देखते क्या है कि कुछ इसके पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट है, हम इसको मान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है आपका, ये हम जानने, इनको बहुत जरूरत है, इनको गहराई से समझने की, इनके बारे में चर्चा करने की। पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दूसरा है टेंस। इसके बाद तीसरा हम लोग इसी के अंतर्गत जानेंगे राइटिंग टेस्ट, या इसे हम लोग कहें राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इसमें क्या है कि खासकर मैंने हाई स्कूल को ज्यादा बेस दिया है, हाई स्कूल और इंटर के कुछ बच्चे इसको समझ सकें। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गई, और जितने भी आप ये समझ लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब, मतलब जितने भी सारे एग्जाम में बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंस है, टेंस की जो सारी बातें सीधे नरेशन तक जाती हैं। और राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल में जैसे लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, या कोई बहुत से जैसे एसएससी में होता है, एमटीएस तक में अगर आपको एमटीएस भी क्वालिफाई करना है एसएससी के तहत, तो उसमें भी आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए। तो वही राइटिंग स्किल मैंने इसको नाम दिया है। और हमने ये नंबर ग्रामर के पार्ट पर, इसी तरह बी पे हम जानते हैं इसी ग्रामर के अंतर्गत कंप्रेंशन। कंप्रेंशन क्या है, इसके अंतर्गत जैसे पैसेज, रीडिंग, या आप यूं समझ लें कि इसे हम लोग फर्स्ट पेपर में, हाई स्कूल में बच्चों को पता होगा कि कंप्रेंशन आता है फर्स्ट पेपर में। और सभी फर्स्ट पेपर इंग्लिश के जो पहला एग्जाम होता है, या इंग्लिश पहले लिटरेचर में आप लोग देखते हैं कंप्रेंशन में सारे क्वेश्चन पैसेज से छांट कर लिखने होते हैं, पार्ट का नाम बताना होता है, ये सारी चीजें होती हैं हाई स्कूल में। उससे और एक चीज है कि इसी के अंतर्गत अनसीन पैसेज, एक नाम और आया अनसीन पैसेज। इसी के अंतर्गत हम जानेंगे कि उस किसी पैसेज को पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीजें, बहुत जरूरी है, मतलब इनको समझ पाना, इनको इनकी बेस को समझना कि कैसे हम किसी भी पैसेज को पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर दें और उसके बारे में जानें, कि बहुत सी चीजें मायने रखती हैं, इनको समझ पाना, उनको फिर से रीड करके उसके सही उत्तर दे पाना। इसी तरह और देखते हैं सी नंबर, इसी में आगे जैसे आप तैयारी वारी करेंगे, आगे जाते हैं तो इसमें बहुत सी चीजें पूछ लेता है। क्लोज टेस्ट, तीसरा पॉइंट, इसे आप क्लोज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट में इसी को PQR RS इसे भी कहा जाता है, बहुत सी पैरा जंगल भी इसे कहते हैं, बहुत से नाम से इसे पुकारा जाता है। आगे SSC एग्जाम से उनमें जान पाएंगे, आप जब बात करेंगे तो उसमें ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट है वोकैबुलरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप समझें। वोकैबुलरी इसमें है क्या है कि हमको बहुत सी चीजें, कुछ लोग कहते हैं, बहुत सी टीचर्स कहते हैं रखिएगा, पेपर पढ़िएगा, सब कुछ जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सबसे चीजें जरूरत, इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा तब सीख सकते हैं जब हम उनको परमानेंट पढ़ें, यूज करें, अपनी दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करें, तब हम उनको परमानेंट अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, इसी तरह एंटोनिम साइनिम्स हो ही गया, फ्रेजल, ये सारी चीजें हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग बहुत परमानेंट बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं पता होता। तो जब अर्थ पता हो तो उसको दैनिक अपने जीवन में उतारकर बोलने से बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इसके अंतर्गत। और इससे बाद हम शुरू करते हैं थोड़ा सा, जिसको अगर नोट करना है नोट कर सकता है। अब देखिएगा इसमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच, अच्छा कुछ शब्द प्रोनाउंसिएशन जो होता है इंग्लिश में बहुत मायने रखता है, लेकिन हम लोग क्या करें, बहुत सुधार भी करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज क्या है कि अंग्रेज ना हिंदी की बेइज्जती करके गए 400 साल में, तो हम लोग को धुआंधार बेइज्जती कर रहे हैं अंग्रेजी की। तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं इसी के अंदर, जैसे पार्ट्स, आर का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आर नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और देखिए कैसे आगे जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन, सेकेंड आपका प्रोनाउन, इसी तरह तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजंक्शन, कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, फिर से बोलो, प्रीपोजिशन नहीं प्रीपोजिशन,
इंटरजेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये 8 हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग जो है 8, लेकिन एक और इसका भाई छुपा हुआ है, इसको हम 9वां भाई भी कह सकते हैं, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बहुत मेन रोल है इसका। आर्टिकल्स जो है बहुत ही अच्छा मेन रोल प्ले करता है दरअसल। अच्छा, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखिए, जैसे नाउन, हमने कहा नाउंसिएशन है नाउन, इसी तरह प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये जो डी है ये मान के चलिएगा ऐसे हमने लिखा एडजेक्टिव ऐसे, तो ये जो डी है इसका प्रोनाउंसिएशन डी नहीं होता, आ होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव। इसी तरह एक और लेते हैं, एक और रूल, उसको भी आप समझ जाएं प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से। जैसे हमने यहां पर कहा, मान लो कोई भी शब्द है, उसको जैसे बोलने से पहले जैसे आप समझ लें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये शब्द हो गया, इसे वर्ब आया, वर्ब। अब जो ये वर्ब है, वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है, वर्ब, लेकिन हम वर्ब, आर, देखिए आर जो है बहुत ही बेहद खूबसूरत वर्ड है। आर से आप ये समझें जैसे आर प्लस, अगर इसके ऐसे समझें आर की प्लस कोई वॉवल है, कोई मतलब आर है वर्ड और उससे पहले कोई वॉवल है, वॉवल्स हैं जो भी आप पढ़ते हैं, वॉवल्स ए आई ओ यू, तो आर से पहले वॉवल्स होने पर इसको हम आर ना पढ़ के हम इसे आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। और जब किसी आर के बाद वॉवल होता है तब इसको हम रा पढ़ते हैं। ये है, ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इसी तरह एक शब्द ये है, आप इसको समझ लें इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ऐसे हमने लिखा। अब जैसे आर जो है, आर से पहले वॉवल है दिया गया है ई, तो यहां पर आर को आर रा नहीं पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन नहीं होगा, यहां होगा इंटरजेक्शन। क्या बोल देंगे? इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इसी तरह और समझते हैं, जैसे वर्ब, तो वर्ब नहीं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। बहुत ही मतलब प्रोनाउंसिएशन बहुत जो है अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा के थोड़ा सी अच्छी सी अगर जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। वैसे आपको पहली बार या फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहे हैं, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोशिश करिएगा इस रूल को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि किसी भी शब्द को बोलने के लिए सबसे पहले उसका बेस, सारे नियम सबको पता, उसके बारे में रूल्स हैं, जितने भी आप नियम के बारे में जान जाएंगे वो सही होगा आपके लिए। अब जैसे ओ नहीं पढ़ते, ये प्रीपोजिशन ओ हो गया, इसको आ पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, ओ है, ओ को हम आ नहीं पढ़ेंगे, मतलब ओ नहीं पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रीपोजिशन। इसी तरह बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें हम लोग एडवर्ब, ई है और ये आर है, आर से पहले वॉवेल है, इसको आ पढ़ते हैं, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों के साथ। फिर हमारा शुरू होता है द ट्रांसलेशन। इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन में चर्चा करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है कि ट्रांसलेशन ऐसा एक अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है जिसको जितना विधिवत पढ़ेंगे, जितना अच्छे से जानेंगे, वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए होगा। स्पीकिंग की दृष्टि से या किसी भी एग्जाम में बैठने की दृष्टि से ट्रांसलेशन बेहद अच्छे से समझकर सीखने वाली एक चीज है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इसके बाद आप ये समझ लें कि ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग जान लेंगे नरेशन, या इसी को आप नरेशन कह लें, या तो इसी को आप कह लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट
या इसी से और आगे रिलेटेड हम लोग जानेंगे तो वॉइस को पढ़ेंगे, और इससे इसी से सिंटैक्स कुछ रिलेटेड, या इससे सिंथेसिस, बहुत सी चीजें हैं, सारी चीजें इसी से बिलोंग्स करती हैं, इसी से हम लोग पढ़ने वाले, इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो क्लास वाइज देने वाले हैं। हाई स्कूल और इंटर का अलग अलग जो बेस में दूंगा वो लगभग आपकी जो भी क्लास रहेगी एक पूरा टॉपिक उसको क्लियर करके जाना है। आज थोड़ा मैंने बेस बताया, इंग्लिश के बारे में जाना। अब जैसे इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग लैंग्वेज मान के पढ़े तो ज्यादा समझ में आता है। देखिए जैसे एक शब्द होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि, इसको हम कहते हैं लिपि। ठीक है, अच्छा लिपि क्या है? तो लिपि एक किसी भी भाषा को लिखने की स्टाइल होती है, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि, तो मतलब किसी भी भाषा को हम जानते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, तो किसी भी भाषा को लिखने का अगर प्रयत्न करते हैं तो सबसे पहले लिपि, उसकी स्क्रिप्ट को समझते हैं। अच्छा, फिर इन सभी शब्दों के बाद बेसिकली जो इंग्लिश है उसमें आप ये समझें, जैसे इंग्लिश के लिए एक लेटर, ये मान के चलिएगा, और बेस पकड़ते हैं इसका अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स से क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़कर बकाया जो भी बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अच्छा, इनसे फिर एक बना वर्ड, इनसे बनकर तैयार हुआ एक वर्ड। अब वर्ड क्या है? जैसे हमने लिखा बच्चों पेन, हमने लिख दिया पेन। आपने कहा ये एक सर वर्ड है, तो हमने फिर लिख दिया ENP। अब ये क्या है? इसको आप वर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कहेंगे कि सर इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मीनिंग इसका कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। और जो एक अपनी मीनिंग देता है, अर्थात अरेंजमेंट ऑफ, आप ये कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, शब्दों का जो है एक सही अरेंजमेंट हो। अब किसके साथ? विद मीनिंगफुल। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं रिप्रेजेंट कर रहा तो वो वर्ड नहीं हो सकता है, शब्द नहीं बन सकता है। इसी तरह अब वर्ड से, कई वर्ड से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वर्ड्स के बाद फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस में भी ऐसे ही है, कई वर्ड मिलते हैं फिर किसी सेंटेंस की रचना करते हैं। सेंटेंस भी अगर वो उसका अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, और उसको भी मीनिंग प्रेजेंट करना पड़ेगा। अपनी वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थ देश उसका सही मतलब आना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस बन सकता है। और सेंटेंस बनने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, जो कोई उपस्थित होना चाहिए उसमें। और इसी तरह सेंटेंस के टाइप आते हैं, उनके बारे में बहुत से बच्चे जानते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस हम जानेंगे, जो असर्टिव और इसी तरह असर्टिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरीज जो भी हैं, सारे आप उनके बारे में जानेंगे एक एक करके। बहुत ही इंटरेस्टेड, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश बहुत बेहद खराब सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आपको थोड़ी सी इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट होगा।
तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। इसके बाद मैं एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में आपके बीच जो टॉपिक उसको लेकर उपस्थित होगा।